वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो आपने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा। मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं H1B वीजा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अभी 2021 में पोस्ट कोविड जो H1B के अपॉइंटमेंट्स बुक हो रहे हैं और किस तरह से अपॉइंटमेंट बुक हो रहे हैं, किस तरह से इंटरव्यूज हो रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है कि इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको किस तरह से इंटरव्यू में जाना चाहिए, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं, कौन कौन यूएस में गए। यहाँ तक तो लोगों ने यूएस में जो लोग पहुंचे उनके साथ लाइव वीडियोस भी बना के रखे हैं कि हाँ ये उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के टाइम के बाद जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उसके ऊपर आपको फुल फ्लेश्ड कोई वीडियो अभी तक मिला नहीं होगा जिसमें किसी ने आपके साथ एक्सप्लेन किया होगा। मिला भी होगा तो आई वुड लाइक टू ऐड ऑन माय पॉइंट्स देयर एज वेल, क्योंकि बहुत सारे कॉमन मिथ्स आ चुके हैं अभी। लोग कह रहे हैं कि उनके अप्रूवल में प्रॉब्लम आ रही है या बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आज उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना इंटरव्यू दिया अभी 20th ऑफ अक्टूबर को मेरा कोलकाता में इंटरव्यू था कॉन्सुलेट में, और 13th ऑफ अक्टूबर को मेरा बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट था जो कि दिल्ली में था। तो दोस्तों आई थिंक मैं आपको ये चीज के बारे में फ्रीली गाइड कर सकता हूँ, प्रॉपरली गाइड कर सकता हूँ कि कैसे कैसे मेरा इंटरव्यू गया और मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए और मे बी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ किसी तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले H1B इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो आप सबको पता है, जिन्होंने अप्लाई कर रखा होगा DS-160 फॉर्म सबने भर रखा होगा। I-797 एक अप्रूवल फॉर्म होता है, वो सबके पास होगा। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप सबको पता है कि I-797 फॉर्म और DS-160 फॉर्म क्या है। तो DS-160 फॉर्म भरने के बाद आपको अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स दो तरह के होते हैं। बायोमेट्रिक के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बायोमेट्रिक मतलब जो भी आपके फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैन और जो भी होता है, फिंगरप्रिंट्स का स्कैन होता है नॉर्मली। और दूसरा जो होता है वो कॉन्सुलेट में इंटरव्यू के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल जो सबके साथ हो रही है, जब भी आप स्लॉट बुक करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट के लिए कैलेंडर दिखाता है जहां पे जो डेट्स अवेलेबल है आप उस पर क्लिक कर रहे होंगे, आप कंटिन्यू उसके बाद कर रहे होंगे, उसके बाद आ रहा है कि देयर आर नो स्लॉट्स अवेलेबल। तो मैं भी आप ही की तरह कंफ्यूज हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ और कंटिन्यू पे जा रहा हूँ तो नो स्लॉट्स अवेलेबल, तो मेरे को पहले डेट्स दिखाई क्यों रहा है। तो बेसिकली दोस्तों वो जो सिस्टम है यूएस फेडरल जो भी इनकी वेबसाइट है उसमें उन्होंने इस तरीके से इस सिस्टम को रखा है कि आपको पहले अपने बायोमेट्रिक की डेट सिलेक्ट करनी है और जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपको अपने कॉन्सुलेट के इंटरव्यू की डेट सिलेक्ट करनी है। तो नॉर्मली जो अगर आपको मैसेज आ रहा है कि नो डेट्स अवेलेबल, तो उसका रीजन ये है कि आपके बायोमेट्रिक की डेट्स तो अवेलेबल है लेकिन आपकी कॉन्सुलेट के इंटरव्यू की डेट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको सिस्टम तभी अलाउ करेगा डेट्स को कंफर्म करने का जब सिस्टम में आपको दोनों डेट्स अवेलेबल मिलेंगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने बायोमेट्रिक की डेट और इंटरव्यू की डेट सेम सिलेक्ट कर लो, अगर आपको मिलती है, अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, अगर आपको इंटरव्यू का डेट मिल जाता है और तो आप सेम भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में मैंने बायोमेट्रिक का डेट 13 अक्टूबर को लिया था और मैं थोड़ा सा गैप लेना चाहता था इंटरव्यू के बीच में, बायोमेट्रिक के बीच में, कि शायद मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूं मैं 20th तक। तो मैंने 20th की जो डेट है वो मैंने इंटरव्यू की ले ली। लेकिन मेरी 13th की जो बायोमेट्रिक की डेट थी वो दिल्ली कॉन्सुलेट में थी और सेकंड जो मेरा कॉन्सुलेट का इंटरव्यू था वो कोलकाता एम्बेसी में था। तो मैंने दोनों डेट्स अलग अलग सिटीज में मुझे मिली थी, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने डेट सिलेक्ट कर ली थी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इस वक्त पे आप सोचो कि आपको भी नेक्स्ट मंथ 13th या 20th की डेट मिल जाएगी, तो इसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। आपको सिर्फ वहां पे जाके रैंडमली सिस्टम पे चेक करना पड़ेगा कि आपके पास डेट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो आपको ये चीज जो रैंडमली अपने सिस्टम पे देखनी है। अगर आपको क्योंकि वन ऑफ माय कलीग्स जिन्होंने मुझसे एक मंथ पहले डेट बुक कर ली थी अपने कॉन्सुलेट के इंटरव्यू की और बायोमेट्रिक की मुंबई एम्बेसी में, उनको डेट मिला है 2022 मार्च का। तो मुझे लगा कि मुझे भी 2022 मार्च के बाद का डेट मिलेगा कि बाय द टाइम मैंने उस कैलेंडर को देखा था मुझे कोई भी डेट्स अवेलेबल नहीं दिखा रहा था। आफ्टर अ मंथ मैं क्योंकि डेली चेक करता रहता था, 2-3 दिन में एक आधी बार रैंडमली चेक करता रहता था, मैंने सितंबर में चेक किया तो मैंने अक्टूबर के कैलेंडर को चेक किया। मार्च के कैलेंडर में मुझे कुछ नहीं दिखा रहा था 2022, लेकिन अक्टूबर 2021 का कैलेंडर मैंने से रैंडमली चेक किया तो वहां पे मुझे 13th अक्टूबर का बायोमेट्रिक का डेट मिल गया, 20th का मुझे कॉन्सुलेट के इंटरव्यू का डेट मिल गया। दोस्तों यहाँ तक ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये उन सब के लिए थी जिन्होंने H1B के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था और जिनको आइडिया नहीं था। तो आपको ये रैंडमली ही चेक करना पड़ेगा, इसका कोई सेट प्रोसीजर नहीं है। आप यूएस कॉन्सुलेट या एम्बेसी में फोन भी करेंगे वो भी आपको यही कहेंगे कि हम आपकी इस चीज में हेल्प नहीं कर सकते, आपको रैंडमली चेक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप में से कुछ लोग ये मान चुके होंगे कि नहीं डेट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है, डेट्स बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन आपको रैंडमली चेक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग है। बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे जैसे डेट अवेलेबल होता है वो फटाफट अपनी डेट सेलेक्ट करके वो स्लॉट तो दिया, इसलिए आपको रैंडमली वो डेट्स को और स्लॉट्स को देखना है। जैसे आपको मिले आप उसमें उसको सिलेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लीजिए। अपॉइंटमेंट तक की बात हुई।
अब बायोमेट्रिक का तो सबको पता है बायोमेट्रिक में क्या होता है, उससे आगे मैं बढ़ता हूँ कि इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या होता है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो सुनने में आ रही है वो क्या है। तो बेसिकली आजकल लोगों को 221G फॉर्म इशू हो रहा है बहुत सारी जगहों पे मैंने पढ़ा, जबकि मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता हूँ जिसको 221G इशू हुआ है, लेकिन मैंने भी आपकी तरह ब्लॉग्स में जगह जगह पे पढ़ा कि 221G जो है वो इशू है। तो अगर दोस्तों आपको 221G इशू हो भी जाता है तो भी घबराने वाली बात है, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में अगर 221G इशू हो रहा है तो मैं उसका एक बड़ा कॉमन रीजन आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कुछ किसी भी तरीके से अपने आप को अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको क्या करना होगा। लेकिन 221G इशू होने के पहले प्री कोविड टाइम्स में, कोविड से पहले जो टाइम था उसमें आपके 221G सिर्फ एक ही कंडीशन में इशू होता था, जब आपके ऊपर कॉन्सुलेट में इंटरव्यूअर को थोड़ा सा डाउट होता था या उसको थोड़ी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी या उसके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, या आपके ऑफर लेटर में कुछ चीज दिखी हुई और आपके I-797 में कुछ डिफरेंस मिल जाता था, तो वो आपके लिए कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन के लिए 221G जो है इशू विद रीजन आपको इशू कर देते, वो आपको पासपोर्ट वापस भी दे सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन देम, ठीक है। लेकिन अब के केस में 221G इशू होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, एक NIE सर्टिफिकेट है, बेसिकली वो है नेशनल इंटरेस्ट एक्सेप्शन सर्टिफिकेट। तो बेसिकली दोस्तों NIE अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो NIE का मतलब ऐसा सर्टिफिकेट है कि जो सर्टिफिकेट ये बता सके उनको कि आपकी जरूरत यूएस में सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि आपको अपना काम है, इसलिए भी है कि आपका जो काम है वो नेशनल इंटरेस्ट में है। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि यूएस की गवर्नमेंट की किसी तरह से आप हेल्प कर रहे हो, किसी तरह से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की हेल्प कर रहे हो या कुछ भी आपकी, जिससे ये डिफाइन हो सके कि जी हाँ आप अगर वहां पे जाना चाहते हो तो आपके लिए एक वैलिड रीजन है कि ना कि सिर्फ आपका काम हो रहा है लेकिन वहां की गवर्नमेंट में, वहां की इकोनॉमी में भी आप कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हो। तो ये एक रीजन होता है, मेरे को जहां तक समझ में है NIE में भी इसकी डेफिनेशन डिफरेंट भी हो सकती है। तो सबसे कॉमन रीजन जो मुझे लगता है 221G का आजकल के टाइम में ये है, जिन लोगों की अपॉइंटमेंट भी बुक हो रही है वो वहां पे जाके इंटरव्यू में अगर NIE के बारे में उनसे पूछते हैं या फिर कोई उनके पास नहीं है तो मे बी प्रोबेबली वो आपको 221G इशू कर दे, हो सकता है। सेकंड चीज मैंने आपको बता दी, अगर आपके एप्लीकेशन में कोई डाउट मिलता है तब तो डेफिनेटली 221G इशू हो ही जाता है, क्योंकि उनको अगर कहीं पे डाउटफुल होगा तो फिर वो आपका वीजा जो है वो थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी ऑन होल्ड कर सकते हैं, मे बी फॉर अ मंथ, जब उनको क्लैरिफिकेशन मिल जाए तो वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। तो NIE अगर आपके पास NIE नहीं है, NIE सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या करना है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर वो आपको कहते हैं कि आपके उसमें NIE लेटर है या नहीं है तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंटली मना करना है अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन करने लग जाएंगे उनसे कि व्हाट इज NIE, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है NIE का पता ही ना हो कि NIE क्या है, तो मैंने अभी आपको बता दिया, तो आप उनको कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि आपके पास NIE नहीं। लेकिन दोस्तों आपका एम्प्लॉयर अगर आपको NIE नहीं भी प्रोवाइड करवाता है तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक क्लाइंट लेटर या कोई SOW स्टेटमेंट ऑफ वर्क, SOW मतलब स्टेटमेंट ऑफ वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपके क्लाइंट का नेम लिखा होगा साफ साफ कि आपका काम क्या होगा, आप किस लोकेशन में रहोगे, वो सब हो सकता है। तो आप उसमें भी ये बता सकते हैं कि आपके पास एक NIE लेटर तो नहीं है लेकिन आपके पास एक क्लाइंट लेटर है या फिर SOW है, आप उनको डेफिनेटली वो आपसे वो क्लाइंट लेटर या SOW मांग सकते हैं। और आपको अपने SOW और अपने क्लाइंट लेटर में एक एक चीज का पता होना चाहिए कि कौन आपका क्लाइंट है, मोटा मोटा पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्लाइंट है, कहाँ पर है, किस लोकेशन में आप जाओगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एक एप्लीकेशन को दिखाते हो तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इन सारी चीजों की नॉलेज हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस का तो इंटरनेट पे पूल भरा पड़ा है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स के बारे में वीडियोस भी बनाए होंगे किस तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन बोलूंगा जो मुझसे पूछे गए थे और मैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपको बताऊंगा कि मैंने आंसर्स क्या दिए थे और क्या क्या आंसर्स आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मेरे से पासपोर्ट मांगा और मुझसे उन्होंने I-797 ओरिजिनल फॉर्म मांगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको फॉर्म्स तो सारे लेकर जाने, जो भी आपके जितने मर्जी फॉर्म्स थे सब लेकर जाने, लेकिन ओरिजिनल I-797 आपको जरूर लेकर जाना है, उसको आप लेकर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जब मैंने उनको पासपोर्ट और अपना I-797 दिया कोलकाता एम्बेसी में इंटरव्यू के टाइम पे, तो वहां पे उन्होंने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन किया कि व्हाट वर यू डूइंग इन जर्मनी, बिकॉज मेरे पासपोर्ट पे जर्मनी के 3-4 स्टैंपिंग्स ऑलरेडी हैं, वीजा स्टैंप्स हैं वहां पे लगे हुए। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहला जो रेलिवेंट क्वेश्चन था
तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं वहाँ पे गया था। आपको एक्सप्लेन कर देना अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एक कंफर्मेशन, एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन हो जाता है और एक अच्छा मौका है आपके पास इंटरव्यूअर को बताने का कि ऐसा ही नहीं है कि आप कभी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, आपने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया और आप बिजनेस पर्पज से बहुत बार जा चुके हो, बहुत सारी जगहों पे आप जा चुके हो, जितने भी आपके स्टैंपिंग होंगे आप दिखा सकते हो। तो वो एक तरह से आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन लेकर जा सकते हैं। ये भी मेरा मानना है, आपके इंप्रेशन या लोगों का सोचना अलग भी हो सकता है, लेकिन मैं इस तरह से मानता हूँ कि ये आपका एक प्लस क्रिएट कर देता है कि आप ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट विल बी योर जॉब रोल इन यूएसए। मैंने उनको बताया कि मैं जैसे जर्मनी में जो मेरा काम था, जो मैं इंडिया में काम करता हूँ वही मेरा काम होगा। मैं एसएपी डेवलपर हूँ, तो मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि एसएपी में कैसे कैसे करना होता है, क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, बग्स आते हैं तो हम उनको रिजॉल्व करते हैं, क्या क्या जरूरत होती है। एसएपी में मैं पुराना पे काम करता हूँ, जो भी आपका प्रोफाइल से रिलेटेड डिटेल्स है आपको उनको वही एक्सप्लेन करनी है, आपको कुछ और इरेलीवेंट बातें करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि डू यू हैव एनआईई। तो मैंने उनको स्ट्रेट अवे कह दिया कि नो आई डोंट हैव एनआईई बट आई हैव स्टेटमेंट ऑफ वर्क, एसओडब्ल्यू। मेरे पास क्लाइंट लेटर भी नहीं था, मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ वर्क थी। तो उन्होंने कहा कैन यू शो इट टू मी। मैंने उनको दिखाया स्टेटमेंट ऑफ वर्क। उसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा मेरे क्लाइंट के बारे में। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट विल बी योर सैलरी इन यूएसए। मैंने उनको बता दिया। दोस्तों इस यहाँ पे मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक कंफ्यूजन था यहाँ पे थोड़ा सा कि मेरे जो एम्प्लॉयर ने जो मुझे ऑफर लेटर दिया था उस पर सैलरी थोड़ी कम थी और जो I-797 या DS-160 में जो सैलरी लिखी हुई थी वो अमाउंट थोड़ा ज्यादा था। और ये चीज मैंने लास्ट डे में जाके फिगर आउट की थी। तो एक स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे आपका ऑफर लेटर मांग सकते हैं, और आपके अगर ऑफर लेटर में इस तरह की कोई मिस्टेक उनको मिल जाती है तो प्रॉबेबली वो 221G इशू कर दें। लेकिन मुझे ये पिछले ही दिन पता चल गया था रात को कि एम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी वहाँ पे अलग है वहाँ और I-797 में अलग है। तो मैंने एम्प्लॉयर को जैसे तैसे करके उनसे एक रिवाइज ऑफर लेटर ले लिया था। और आप ध्यान रखिए कि जो आपको लास्ट ईयर जब आपका अगर 2020 में अगर आपने यूएस वीजा के लिए H1B के लिए अप्लाई किया था तो आपके पास तब का एक ऑफर लेटर होगा जिसमें तब की ज्वाइनिंग डेट्स हो सकती हैं। प्रॉब्ली दिसंबर 2020 की ऑफर लेटर पे लिखी हो, जनवरी 2020 की, 2021 की। लेकिन अगर आपके पास एक मौका है, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को ये कह दो कि अभी मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो भी चेंज करानी है, क्योंकि प्रॉब्ली वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके अगर ऑफर लेटर पे जनवरी की 2021 की डेट से आप नवंबर में अभी आ रहे हो, इसका मतलब है आपका काम, आपकी जरूरत आप कैसे जस्टिफाई करोगे। प्रॉब्ली आप जस्टिफाई कर दो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपका जब इंटरव्यू हो उससे हफ्ता या 2 हफ्ते बाद की ज्वाइनिंग आप यूएस की एंट्री डेट लिखवाएं उसमें अपने ऑफर लेटर में, जिससे कि क्लियर हो जाए कि हाँ अभी आपका इंटरव्यू और 2 हफ्ते में आप वहां पे जाके अपना जो है वो शुरू करेंगे। दोस्तों फिर मैं आपसे अब इसके बाद क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको कॉमन प्रॉब्लम्स भी जो आ रही है वो भी मैंने बता दी, स्लॉट्स कैसे बुक होते हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको जो मेरे टेक अवेज थे इस इंटरव्यू और बायोमेट्रिक से वो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हो कि मैं कुछ ऐसा ना हो कि मैं कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भूल जाऊँ आपको बताना। तो सबसे पहले तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि ट्राई टू रैंडमली चेक फॉर द स्लॉट्स अवेलेबिलिटी। स्लॉट्स के लिए कोई परफेक्ट तरीका नहीं है, उसके लिए आपको रैंडमली चेक करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को जनवरी फरवरी का नेक्स्ट ईयर का मिला तो आपको भी जनवरी फरवरी का मिले, हो सकता है आपको कल का मिल जाए, परसों का मिल जाए, मतलब वर्किंग डे का मिल जाए, तो वो कभी भी हो सकता है। ठीक है। सेकेंडली आपको ऑफर लेटर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ऑफर लेटर में क्या लिखा है, कौन सी डेट को आप जा रहे हो, कितनी आपकी सैलरी है, इस तरह की कोई भी इनकंसिस्टेंसी आपके लेटर में नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो चीज है वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप डेफिनेटली यू आर वर्किंग प्रोफेशनल या जो भी आप स्टूडेंट्स हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाकर आपने अपनी एमएस करी हुई या आपने H1B के लिए अप्लाई किया, पर आपको एक चीज प्रॉपरली ध्यान रखनी है कि यू शुड बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि अगर किसी ने पूछ लिया कि डू यू हैव एनआई, तो आप इस तरह से तो बिल्कुल ना कहेंगे नो आई डोंट नो व्हाट इज एनआई, कैन यू टेल मी व्हाट इज एनआई। अगर आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करेंगे उनसे तो डेफिनेटली हो सकता है कि 99% वो कहेंगे कि अगर आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब आपको ये भी नहीं पता कि लेटेस्ट यूएस में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपके एम्प्लॉयर को भी नहीं पता और आप ऐसे आगे, तो प्रॉबेबली वो 221G दे दें आपको, कहते हैं कि अभी कोविड के टाइम्स में हम आपको नहीं बुला सकते, प्रॉबली आफ्टर 1 मंथ कुछ भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। दे माइट गिव योर पासपोर्ट बैक टू यू और उसके बाद फिर आपको दोबारा से स्लॉट्स बुक करने पड़ सकते हैं, जो भी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आंसर जो है आप हमेशा कॉन्फिडेंट लीजिए, आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो जब भी आपसे एनआई के बारे में पूछा जाए। आप साफ साफ कहेंगे यू डोंट हैव एनआई, क्लियरली आप उनको एक्सप्लेन कर दें कि क्यों आपका एनआई नहीं है, लेकिन आपका। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज आपसे बताना भूल गया था, जब उन्होंने मुझसे मैंने उनको एसओडब्ल्यू दिया तो मैंने बीच में एक लाइन ऐड कर दी कि आई वाज सपोज्ड टू ट्रैवल इन द लास्ट ईयर बिकॉज लास्ट ईयर
मैं मेरा जो एप्लीकेशन जो सॉरी लॉटरी में H1B में नंबर आया था, लेकिन उसके बाद मैं इंटरव्यू और स्लॉट्स बुक नहीं कर पाया बिकॉज स्लॉट अवेलेबिलिटी थी नहीं बिकॉज ऑफ कोविड। और अभी मेरा जाना काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज इट्स एन इमीडिएट रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो, प्रॉब्ली एक कॉन्फिडेंस गेन भी कर सकते हो आप इंटरव्यूअर का, बिकॉज दे माइट वांट टू नो कि आप कितने जेन्युइन हो, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, वो आप पर डिपेंड करता है। इफ यू आर जेन्युइन इनफ, डेफिनेटली आपको कोई वीज़ा रोकेगा नहीं। ये मेरा अपना मानना है। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूजन ये हुआ कि जब मैंने इंटरव्यू खत्म किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशन, योर वीजा इज अप्रूव। मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। अभी 20th को ही मेरा इंटरव्यू था, तो आज 24th है और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब जैसे मुझे मेल आता है कि मेरे को अपना वीज़ा पासपोर्ट जो है वो वीज़ा के साथ कलेक्ट करना है। मुझे कहाँ से कलेक्ट करना है, उन्होंने जो भी आपने सेंटर दे रखा होगा, होम पिकअप, होम डिलीवरी, या फिर आपने कहीं पे कोई किसी जगह पे जाके पिकअप सेंटर का एड्रेस दिया होगा, वहाँ पे आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई वीज़ा विद द पासपोर्ट। आई मीन वीज़ा स्टैम्पिंग वेट कर रहा हूँ, लेकिन लेट्स सी। बट उन्होंने कह दिया तो आई थिंक मैं स्टेटस भी डेली चेक कर रहा हूँ, तो उसमें भी अप्रूव आ रहा था, प्रॉब्ली मेरा वीज़ा जो है वो अप्रूव हो चुका होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था उस टाइम पे बहुत सारे मिथ्स थे, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं अब तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि तुमने इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट ली होगी। मुझे कोई आइडिया नहीं था इमरजेंसी अपॉइंटमेंट क्या है, कैसे ली जाती है, क्या है क्या नहीं है, और मैं मेरे को इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट को देगा भी नहीं, क्योंकि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स तो शायद बहुत सारे इमरजेंसी केसेस जैसे किसी का मेडिकल रीजन है, कुछ इस तरह के केसेस के लिए दी जाती हैं। मेरी जो अपॉइंटमेंट थी रेगुलर अपॉइंटमेंट थी, तो आप एम्बेसी में भी चेक कर सकते हैं फ़ोन करके, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरव्यू स्लॉट बुक करें, आप अपनी रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करें, और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको स्टॉप करेगी आपका यूएस वीज़ा H1B स्टैंपिंग के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता हो कि ये किसी की हेल्प कर सकता है आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस आपको हेल्पफुल हैं, तो आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, मैं डेफिनेटली आपके इन क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके इमीडिएटली आपको आंसर दे पाऊँ। प्रॉब्ली मैं ऑफिस के काम में बिजी होता हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए आंसर्स में, लेकिन अगर किसी की भी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू दैट। और थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।